चलिए, तो हम डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की बात करेंगे। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिक्लेयर होगा तभी पेमेंट होगा। सेक्शन सीरीज रहेगी 123 से 127। हमने क्या क्या पढ़ना है इस सेक्शन में देख लेते हैं सामने। 123 डिक्लेरेशन की बात करेगा, 24 अनपेड डिविडेंड अकाउंट की बात करेगा, 125 बात करेगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड की, 26 राइट टू डिविडेंड, किस किस को क्या क्या राइट्स होंगे वो देखेंगे, अबेटमेंट में की बात करके चलते हैं इसमें। 27 में पनिशमेंट, अगर आपने कुछ फेलियर किया, हाँ आपने डिस्ट्रीब्यूट करने में फेलियर किया तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी वो, और एक रूल है वो देखेंगे। ठीक है, ये सारा एक समअप दिया हुआ है जो आप देखेंगे और हम पूरे सारा चलेंगे। चले आगे, चलो। तो सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड होता क्या है। कोई बताएगा डिविडेंड होता क्या? डिविडेंड क्या होता है दिया? शेयर होल्डर्स वगैरह को जो मिलता है, जो भी मिलेगा वो डिविडेंड हो जाएगा। नहीं, जो दिया ने क्या बोला, जो शेयर होल्डर्स अपना पैसा लगाते हैं कंपनी में, कंपनी उनको रीपे करती है एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट। वो फिक्स अमाउंट क्या होता है वो भी हम देखेंगे, कितना डिक्लेयर करती है, कितना पेमेंट करती है वो भी हम देखेंगे। बट जो शेयर होल्डर्स को इन रिटर्न मिलता है डिविडेंड के, तो सर ये बताओ मुझे कि जो प्राइस हाइक होता है शेयर का, वो भी डिविडेंड का पार्ट होता है क्या? वो क्या डिविडेंड का पार्ट होता है? वो नहीं होता ना। हमने जो शेयर इशू किया, अलॉट किया शेयर होल्डर को, लेट से 100 रुपीज पे किया, बट करंट मार्केट प्राइस उसका 500 है, जो 400 का डिफरेंस आया वो क्या डिविडेंड है? क्यों, क्या है फिर वो? दैट्स द अमाउंट हाइक ऑन दैट पर्टिकुलर शेयर। बट हम जो डिविडेंड एक डिक्लेयर करेंगे, लेट्स से 20%, 30% ऑन अ शेयर अमाउंट, वो फिक्स अमाउंट हर शेयर होल्डर को पे किया जाएगा, वो होगा डिविडेंड। आई बात समझ में? तो सामने क्या कह रहा है, व्हेन ए कंपनी अर्न्स, जब पैसे कमाएगी तभी तो पे करेगी। व्हेन अ कंपनी अर्न्स एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स, पैसे कमाए, अर्न किया और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, किसको? अर्न्ड बाय इट टू द शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, इट इज सेड टू बी कि उन्होंने क्या किया? डिविडेंड पे किया। क्या पे किया? डिविडेंड पे किया। ओके, इतनी सी बात समझ आई। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है डिविडेंड इज द पेमेंट मेड बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। सर ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है? एक बात बताता हूं, लेट्स से किसी कंपनी ने कमाए 100 करोड़ रुपीस, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सारा वो पे ऑफ करेगी, तो उसमें से जो अमाउंट वो अपने पास रख लेते हैं उसे बोलते हैं हम रिटेन्ड अर्निंग। अर्निंग का वो हिस्सा जो हमने रिटेन कर लिया, तो रिटेन अर्निंग को बचा के अपने पास जो अमाउंट बचता है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो उसमें से डिविडेंड पे करके चलेंगे। ठीक है, और कह रहा है डिविडेंड इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। अब एक बात, एक क्वेश्चन मेरा आपसे, इश्यू किया था, अलॉट किया था शेयर हमने 100 रुपीज पे, करंट मार्केट प्राइस है 500 रुपीज, 10% का डिविडेंड, 10% का डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100। नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू समझ आता है ना क्या होता है? तो नॉमिनल वैल्यू है हमारी 100, तो डिविडेंड कितने अमाउंट में मिलेगा? 500 पे, 100 पे, 500 पे। शुभम फेस वैल्यू पे, मीनाक्षी फेस वैल्यू पे, सिमरन 500 पे क्यों मिलेगा पीयूष? लेट से आज किसी कंपनी का प्राइस, एमआरएफ का प्राइस कितना है पीयूष, पता है ना तुझे? तो 88,000 है, 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया और उसकी फेस वैल्यू सिर्फ 100 रुपए थी। लेट से इमेजिन करके चल रहे हैं, तो तेरे हिसाब से 10% का डिविडेंड और 88,000 मिलेगा, यानी 8800 रुपीज हमें पे करना पड़ेगा टू द शेयर होल्डर। नहीं, हमेशा नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू पे दिया जाता है, यानी वो एक फिक्स अमाउंट रहता है। मार्केट प्राइस तो फ्लक्चुएट होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मार्केट प्राइस पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा। आई बात समझ में? ऑन द नॉमिनल वैल्यू होगा हमेशा। आई बात समझ में? इतने से में कोई डाउट? कह रहा डिविडेंड वारंट इज द चेक ऑफ डिविडेंड इशूड बाय बैंकर इन द नेम ऑफ मेंबर। जो डिविडेंड वारंट क्या है? वो एक चेक अमाउंट है जो हमें शेयर होल्डर को पे करके चलना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट अभी तक नहीं? बताओ, पक्की बात है? चले फिर आगे, पक्का? चलो, तो सेक्शन स्टार्ट करते हैं हमारी। सबसे पहले बात कर रहे हैं सेक्शन 123, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ
डिविडेंड। तो आप डिक्लेयर करेंगे। पहले एक बात बताओ, किसी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल सकता है विदाउट डिक्लेरेशन? कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया, पर बीइंग ए शेयर होल्डर मैं कंपनी से डिमांड कर सकता हूं क्या शेयर डिविडेंड की? नहीं कर सकता ना। तो इसलिए क्या कहते हैं कि कंपनी जब तक डिक्लेयर नहीं करेगी तब तक हमें डिविडेंड राइट नहीं मिलेंगे, डिविडेंड हमें नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहला सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। क्या क्या सोर्स हो सकते हैं कंपनी के डिविडेंड पे करने के? सेक्शन 123 सबसेक्शन 1, सेक्शन 123 इज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। उसका सबसेक्शन 1 कहता है सोर्सेज की कहां से कंपनी पैसा ले सकती है। तो सामने आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है नेट प्रॉफिट ऑफ करंट एंड प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स। जो कंपनी ने खुद पैसे कमाए इस साल में और पिछले वाला रिटेन भी तो करा होगा, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है और रिटेन प्रॉफिट होता है। तो रिटेन प्रॉफिट पिछले वाला इस साल पड़ा होगा, ठीक है, वो प्लस इस साल भी हमने इनकम कमाई होगी। तो उन सब में से हम देखे चल सकते हैं क्या कह रहा है, कैसे कैलकुलेशन होगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, जिसे बोलते हैं पीबीआईडीटी। आप एफएम में पढ़ते हैं ये सब बातें, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है। उसमें से आप सबसे पहले लेस करेंगे इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। आपका क्या आ जाएगा? पीएटी आ जाएगा। पीएटी दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो आपने टैक्स देने के बाद आपके पास प्रॉफिट बचा है। उसमें से सबसे पहले आप लेस करेंगे प्रीवियस ईयर के लॉसेस, ठीक है। पिछले साल के लॉसेस जो अगर आपके हुए हैं तो आप लेस कर दे, या फिर पिछले साल इतना एक्यूरेट आपके पास इतना एक्सेस प्रॉफिट नहीं था कि आप डेप्रिसिएशन दे सके, ठीक है, तो आप डेप्रिसिएशन, पिछले साल के लॉसेस और डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर, उनमें से जो भी लो होगा उसे हम लेस कर देंगे, ठीक है। और ऐसा भी तो हो सकता है हमारे रिजर्व्स होते हैं जो हम अपने रिजर्व बना के चलते हैं कि हम आगे कंटिजेंसीज में उसको यूज करेंगे। आपने एक वर्ड तो सुना होगा जनरल रिजर्व, आपने बैलेंस शीट्स बनाई हैं, जनरल रिजर्व तो बनाया होगा, ठीक है। जनरल रिजर्व में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, हर साल अपनी कंटिजेंसीज के लिए कुछ रखते हैं कि यार कल को हमें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी कंटिजेंसी की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए हम अपना कुछ पैसा हर साल रिजर्व्स में डालते हैं, ठीक है। तो अब पीएटी हमारे पास आया। पीएटी इज द अमाउंट जो हमारे पास पड़ा है, इसमें से हम क्या क्या करना चाहते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं डिविडेंड भी, हम रिजर्व में भी डालना चाहते हैं, ठीक है, और हमारे प्रीवियस लॉस भी हैं। तो पीएटी आया, पीएटी में से सबसे पहले आप लेस कर दो पिछले साल के लॉसेस या डेप्रिसिएशन जो भी पड़ा है आपके पास, लेस कर देंगे विच एवर इज लोअर, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है इस साल भी मुझे कुछ पैसा डालना है रिजर्व में, तो वो भी रिजर्व में ट्रांसफर करके आप लेस कर देंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व एज पर बीआर इन बीएम। रिजर्व में पैसा डालने के लिए आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा तभी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप इतनी सी बात। तो जो उसके बाद अमाउंट बचा उसे हम बोलते हैं अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड, यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। आई बात समझ में? ये पिछले सालों की बात कर रहे हैं। पिछले साल हमारे पास लॉस हुआ तो हम डेप्रिसिएशन नहीं निकाल पाए थे, ठीक है। वो आप उसके लिए करते हो ना, आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन प्रॉफिट निकालने के लिए तब आप अलग करते हो। पहले आप अकाउंटिंग प्रॉफिट ऐड करते हो, फिर आप टैक्स वाले डेप्रिसिएशन लेस करते हो। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको सामने दिखाता हूं स्क्रीन पे। जब आपके पास पीएटी आता है, ठीक है, तो ये आता है अकाउंटिंग के हिसाब से, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से, ठीक है। अगर आपको टैक्स बेस में देखना है, ये आप टैक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, आपको निकालना होता है जब आप पीजीबीपी की इनकम निकालेंगे तब भी आपको ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी। आप क्या करते हैं कि पीजीबीपी अभी स्टार्ट नहीं किया होगा ना सर ने, नहीं किया ना, तो उसमें क्या करते हैं, यहां पे हम वापस से ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स, ठीक है। तो ये बन जाता है पीडीएटी, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, ठीक है। टैक्स निकालना है बट ये भी नहीं करते हम, ऐसा भी नहीं करते, अब इसमें से टैक्स भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो पीबी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, पीबीडीटी बोलते हैं, इसे ईबीडीटी भी बोलते हैं, ईबीडीटी, ठीक है। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है। अभी टैक्स हमें देना होता है, टैक्स के लिए हम ये कैलकुलेशन करते हैं, इसमें से हम लेस करते हैं, इसमें से हम लेस करते हैं, क्या लेस करते हैं, डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स, ठीक है। फिर आता है, क्या आता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स जिसे बोलते हैं ईबीटी या फिर पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
और फिर टैक्स लेस करते हैं तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो टैक्सेशन प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, ठीक है। लॉ में हमें ऐसा कुछ करना नहीं, हमें डिविडेंड निकालना है तो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे निकाल के चलेंगे, ठीक है। तो उसमें वो हमें काम नहीं करना। आई बात समझ में? चले आगे। तो यहां पे हमारे पास अमाउंट मिल गया। अब ये था कौन सा, हमारे नेट प्रॉफिट पिछले साल के और इस साल के में से हमने जो डिविडेंड दिया। अब हो सकता है ना कुछ आपकी कंपनी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट हेल्प करना चाहती हो, तो गवर्नमेंट भी आपको पैसा दे के चल सकती है। मनी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है। तो अगर किसी कंपनी को कुछ फंडिंग की है किसी गवर्नमेंट ने, तो उसमें से भी आप डिविडेंड देके चल सकते हो। कह रहा है कंपनी डायरेक्टली पे डिविडेंड बाय पासिंग जस्ट ओआर इन जीएम फॉर द सेम। यहां पे ओआर पास करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है, और काम कर लेंगे। एज द अमाउंट इज इटसेल्फ किसने प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस फॉर द सेम। जब उन्होंने पैसा दिया है किस लिए, डिविडेंड देने के लिए, आपको रेस्ट्रिक्शंस की तो कोई लोड ही नहीं है। फिर आई बात समझ में? अभी तक जितना पढ़ा उतना कोई डाउट? पीयूष को गंदी वाली नींद आ रही है ना, सो जा, फिर मैनेज कर लेगा। थैंक यू सो मच। कुछ चाहिए गद्दे वद्दे तो बताओ, कैसी बातें कर रहे हो। अब कह रहे हैं आउट ऑफ रिजर्व, आउट ऑफ रिजर्व। अब हमारे हमने देखा था हम रिजर्व में हर साल पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो हम रिजर्व में से भी दे के चल सकते हैं क्या, डिविडेंड, ठीक है। कैसे देंगे, कह रहा है रेट क्या होगा, रेट होगा इक्वल टू और लेस देन द एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया 3 सालों में, उनका एवरेज रेट लेके चल सकते हैं, इक्वल और लेस, ठीक है। इसका भी एक तरीका, ये तरीका मैंने जो आपको सामने दे रखा है ना, ये मैं आपको अभी अगले स्टेप्स में एक्सप्लेन करता हूं, एक आपको समझ आ जाएगा कितना अमाउंट हम देंगे। तो हम इसको यहीं पे छोड़ें 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो मेरे को लगता है आपको नोट करना है, आप नोट करो, फिर हम आगे चलेंगे। अब हम रिजर्व की बात कर रहे थे, हमने देखा था हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से पहले कुछ रिजर्व में भी पैसा डाल सकते हैं। तो कितना डाल सकते हैं, ठीक है, इतना अतः होना चाहिए ना डालने के लिए, तो कह रहे डाल सकते हैं। कह रहे कंपनी में, यहां पे मस्ट नहीं है, में कंपनी चाहे तो ओनली, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि हर साल डालना ही डालना है। इट टोटली डिपेंड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी, और कंपनी का कौन, मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना डालना चाहती है। और आपने देखा हो तो बीआर पास करके बीएम में तभी हम डाल सकते हैं पैसा रिजर्व में, इसका मतलब मैनेजमेंट का डिसीजन है पूरा। तो कंपनी मेड बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड, डिविडेंड से पहले ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कुछ परसेंट, 5, 10, 15, 20, जो उसको ठीक लगता है, ठीक है, फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, कंसिडर एप्रोप्रिएट टू रिजर्व ऑफ द कंपनी। जितना कंपनी को ठीक लगता है वो ट्रांसफर कर सकती है, किसमें, रिजर्व्स में, ठीक है। कोई फिक्स परसेंटेज है नहीं है, जितना एप्रोप्रिएट उनको ठीक लगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ट्रांसफर इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी एंड परसेंटेज टू बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, इट विल बी डिसाइडेड एट द डिस्क्रिशन बाय द कंपनी। उनकी खुद की डिस्क्रिशन, जितना परसेंट देना हो उतना डाल देंगे, पर कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। जरूरी नहीं है हर साल सेम भी डालना है। अगर एक बार 10% डिसाइड कर लिया तो हर साल 10 डालेंगे, नो। जितना ज्यादा प्रॉफिट डालने का मन हो डाल दो, 15 डालना है, 10 डालना है, 5 डालना है, 2 डालना है, व्हाटएवर, ठीक है। इतनी बात समझ आई, पक्की बात है। चलें फिर आगे। कह रहा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये वही है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, रिजर्व्स, जो हम अपने प्रॉफिट का हर साल हिस्सा रिजर्व्स में डालते हैं, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो जाते हैं, जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं। तो उसमें से अब हमें डिविडेंड देना है, तो हम कितना देंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से पढ़ेंगे। आने वाली 3 स्लाइड से अगर आपकी नजर हटी तो दुर्घटना घटी। आई बात समझ में? तो क्या है, सुनिएगा। कह रहा वेर कंपनी, ठीक है, ओइंग टू इनएडुक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, इस साल हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, ओइंग टू इनएडुक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स, इस साल हमारे पास पैसा नहीं है, यानी हमने प्रॉफिट नहीं कमाया इन एनी फाइनेंशियल ईयर। उसमें कौन से फाइनेंशियल ईयर, जिस साल में वो प्रपोज कर रहे हैं टू डिक्लेयर द डिविडेंड, प्रपोजेस टू डिक्लेयर द डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसका मतलब है इस साल पैसा नहीं है, पिछले साल वाले हमारे रिजर्व्स पड़े हुए हैं, हमें उसमें से देना है, ठीक है। अर्न्ड बाय इट इन प्रीवियस ईयर्स एंड ट्रांसफर्ड बाय कंपनी टू रिजर्व, सच डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड शैल बी ओनली इन अकॉर्डेंस विद रूल 3। रूल 3 के अकॉर्डिंग हम डिविडेंड पे करेंगे। इसके अकॉर्डिंग पे करेंगे, रूल 3। ये रूल 3 क्या है अभी बताते हैं आपको, ठीक है। तो यहां पे लगा लो स्टार मार्क, रूल 3 इस चैप्टर का सबसे इकलौता रूल और इंपॉर्टेंट रूल। चले
अब कह रहा है ये वाला जो ऊपर आपने प्रोविजन पढ़ा, हाँ, ये प्रोविजन जो आपने पढ़ा, ये प्रोवाइजो जो आपने पढ़ा, ये गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी रूल 3 को बिना फॉलो किए भी कितना भी डिविडेंड दे सकती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से। रूल 3 आपको रेस्ट्रिक्टिव वे में लेके जाएगा कि आप इससे ज्यादा डिविडेंड दे नहीं सकते एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से। बट सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी बोलो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, ठीक है, तो वो रूल 3 को फॉलो करने की उनको कोई जरूरत नहीं है। नीचे वही बात लिखी गई है, इट इंप्लाइज इन दैट केस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विदाउट फॉलोइंग द रूल 3। आई बात समझ में? तो अब रूल 3 क्या है वो समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। चलेंगे आगे, सुनिएगा सुनिएगा। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमें देना है, तो ये क्या है रूल? आइए, इसके हमें 5 स्टेप्स है। हमें कितने स्टेप्स में पढ़ना है इसको? 5 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, सुनिएगा। कह रहा है किस रेट से डिविडेंड देंगे। सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड द रेट ऑफ डिविडेंड विच यू वांट टू डिक्लेयर टू द शेयर होल्डर। समझ आई बात? आगे कह रहा है रेट, कह रहा है नोट एक्सीड एवरेज रेट। इस एवरेज रेट से एक्सीड नहीं करना चाहिए, और वो एवरेज रेट क्या है? ऑफ विच डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड इन 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। इस साल, जिस साल आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दे रहे हो, इससे पिछले 3 साल में जिस रेट से आपने डिविडेंड दिया है उसका एवरेज रेट निकालो। लेट से किसी साल में 8% से दिया, ईयर 2 में हमने 10 से दिया और ईयर 3 में 12 से दिया, तो एवरेज रेट क्या आता है? 10%। तो आप 10% से ज्यादा का रेट डिसाइड नहीं कर सकते फॉर एक्यूमुलेशन से, जब आपको डिविडेंड देके चलना है। आई बात समझ में? अब रेट निकल गया, तो रेट किस पे देंगे हम? पीएससी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। पीएससी इज पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल को आप रेट से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो ये हो गया, ये स्टेप 1 है। उसके बाद कह रहा है कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट अप्लाई इफ, ये कंडीशन जो हम अभी पढ़ के आए ये अप्लाई नहीं होगी इफ नो डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड इन ईच ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 साल में हमने डिक्लेयर ही नहीं किया डिविडेंड, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी फिर। ठीक है, ये कब कंडीशन लगेगी? जब तीनों साल में हमने डिविडेंड दिया है। तीनों साल में हमने डिविडेंड दिया है, तीनों साल में हमने डिविडेंड दिया है। पीयूष और संचित पानी वानी पी लो जरा, जल्दी जल्दी पी लो। ठीक है, स्टेप 2 क्या कह रहा है? अब आप कितना पैसा निकाल सकते हैं फ्रॉम रिजर्व। तो कह रहा है टोटल अमाउंट ड्रॉ जो आप करेंगे वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, यानी मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ठीक है, और कह रहा है निकालने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल का 15%, लेट से हमारी पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ थी, उसका 15% 15 लाख, तो जो बैलेंस बचेगा रिजर्व में वो 15 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेट से अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। पूरा एक एग्जांपल देख के चलेंगे सारे स्टेप्स का, तो क्लियर हो जाएगा। पहला, आप टोटल अमाउंट कितना निकाल सकते हैं? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का एक्यूमुलेशन। ठीक है, लेट से वो एक्स अमाउंट आया। ठीक है, अब आपको मेक श्योर कर रहे हैं जो बैलेंस बचेगा रिजर्व में, ये निकालना किस में से है? ए में क्या लिखा हुआ है? रिजर्व में से निकालना है इतना, पर अब बैलेंस बचना चाहिए रिजर्व में। वो कितना होना चाहिए? वो 15%, एटलीस्ट 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें से जो लोअर अमाउंट होगा वो आप निकाल के चल सकते हैं, उससे ज्यादा आप निकाल के नहीं चलेंगे। पहले 2 स्टेप्स क्लियर हो? किसी को कोई डाउट? एनीवन? मेघना? तो वही अभी हमने बोला कि अगर 3 साल में से तीनों में नहीं दिया तो ठीक है, तो हम लास्ट 3 देखेंगे। अगर एक आधा मिस हुआ है तो हम लास्ट 3 डिक्लेरेशन देखेंगे जिस रेट से हुई है। ठीक है, उसका एवरेज ले लेंगे। बट अगर किसी लास्ट 3 में नहीं हुआ है तो बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है, अब चलें आगे। पक्का? चले चलो, स्टेप 3 क्या कह रहा है सुनिएगा। अब आपको स्टेप 3 में 2 चीजें निकालनी है, इस साल का लॉस देखना है और प्रीवियस साल के लॉसेस अगर आपके कुछ है तो वो आपको देखने हैं। दोनों को एक्यूमुलेट करना है, प्लस करना है, ऐड करना है, तो एक एक्स अमाउंट आपके पास आ जाएगा, उसको रख दो अपने पास। स्टेप 4 में आओ। जो आपने पैसा निकाला है, विड्रॉ किया रिजर्व में से, पहले स्टेप 3 वाला पैसा उसमें से हटा दो, लॉसेस को सेट ऑफ कर लो। ठीक है, बचा? समझ आया? अब स्टेप 5 क्या कह रहा है? अब आप कितना डिक्लेयर कर सकते हो? लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 4। लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 4। अब घूम गई है बारी सर, ये स्टेप में गेम खेल गए हम 2 स्टेप्स में।
अब समझ नहीं आया, अब इसको समझना पड़ेगा हमें एग्जाम्पल से। करें फिर एग्जाम्पल, तो अपनी अपनी नोटबुक्स में चेक करेंगे फिर आंसर। हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल सामने। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से अज्यूम करते हैं हमारी पेड अप शेयर कैपिटल को। पेड अप शेयर कैपिटल हमारी है 10 लाख। कितनी है? 10 लाख। विजिबल है सबको? उसके बाद हमारे फ्री रिजर्व्स पड़े हुए हैं 2 लाख के। कितने पड़े हैं? 2 लाख। हमारा लास्ट 3 रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर इज 8%, 10% एंड 12%। ठीक है, अब इसके अलावा आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए? चेक करो क्या चाहिए हो सकता है। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर लॉस। करंट ईयर लॉस इज ₹50,000। ठीक है, प्रीवियस ईयर लॉस नहीं है, कोई प्रीवियस ईयर लॉस नहीं है। तो बताओ अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना डिक्लेयर करेंगे? करो। यू हैव ओनली 5 मिनट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ, तो मैं यहां पे मैं स्टेप्स आपको याद दिला रहा हूं। पहला स्टेप, अमाउंट कैसे निकलेगा? एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 डिविडेंड इनटू पेड अप शेयर कैपिटल। स्टेप 1 का अमाउंट आ जाएगा। तो साथ साथ करें, स्टेप 1 निकालें यहां पे। लो स्टेप 1 निकालते हैं। पहले सबसे पहले एवरेज रेट निकालो। एवरेज रेट निकालना आता है? 8 प्लस 10 प्लस 12 बाय 3 इज इक्वल टू 30 बाय 3 इज इक्वल टू 10%। आया? ओके, एवरेज रेट आ गया। ठीक है, अब अमाउंट निकालना है स्टेप 1 के अकॉर्डिंग। कितना होगा? 10% इंटू पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 10% इंटू 10 लाख, यानी अमाउंट कितना आया? 1 लाख। स्टेप 1 का अमाउंट कितना आ गया? 1 लाख। ठीक है, सबका आया? ये मेरे से पहले किया था किसी ने? स्टेप 2 क्या है पीयूष? सिमरन, स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 क्या है? तो उसमें 15% से नीचे। अब आपको बैलेंस चेक करना है, आप कितना अमाउंट निकाल सकते हो, विड्रॉ कितना कर सकते हो। आपने फर्स्ट अमाउंट फर्स्ट स्टेप पे निकाल लिया, कितना डिविडेंड आपको देना है, पर अब ये भी तो देखोगे कि आप बैलेंस निकाल कितना सकते हो। ठीक है, तो सबसे कह रहा है अमाउंट टू बी ड्रॉन। स्टेप 2 कह रहा है अमाउंट टू बी ड्रॉन। वो क्या होगा देखते हैं। ए में कहता है 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का आप निकाल सकते हो। यहां पे कितना आएगा? 10% प्लस इंटू 10 लाख प्लस 2 लाख, कितना हुआ? 1,20,000 हो गया। इतना आप अमाउंट निकाल सकते हो। पर कह रहा है आप निकाल कितना रहे हो? 1 लाख। आपको 1,20,000 की तो जरूरत ही नहीं है, आपको देना कितना है? 1 लाख। तो अब आपको मेक श्योर करना है कि बैलेंस जो रिजर्व में बचे वो एटलीस्ट 15% बचे। बी पॉइंट क्या कह रहा है? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल आपका रिजर्व में बैलेंस रहना चाहिए, है ना? चेक करें, हम अगर 1 लाख निकालते, पेड अप शेयर कैपिटल हमारी कितनी है? 10 लाख। 15% इंटू में 10 लाख, तो कितना? 1.5 लाख रुपए बैलेंस रहना चाहिए। 1.5 लाख रुपए बैलेंस हमारा रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 1.5 लाख। अब एक बात बताओ, हमारे पास रिजर्व थे कितने? तो मैक्सिमम अमाउंट हम कितना निकाल सकते हैं फिर? सिर्फ 50,000। तो इसका बैलेंस हमें 1.5 लाख रखना है। टोटल था कितना? 2 लाख था। माइनस करोगे 1.5 लाख, तो 50,000 ही हम निकाल सकते हैं। इन दोनों में से लोअर हम निकाल सकते हैं, लोअर। तो हम मैक्सिमम 50,000 का डिविडेंड दे सकते हैं स्टेप 2 के अकॉर्डिंग। आई बात समझ में? आई बात समझ में सबको? पीयूष समझ आई? सिमरन, संचित, अंजना? हाँ, टोटल 2 लाख बैलेंस हमने क्वेश्चन में दे रखा था। एफआर हमारे पास फ्री रिजर्व है ही 2 लाख के। आई बात समझ में सबको? स्टेप 3 क्या कहता है? स्टेप 3 क्या कहता है कि हमारे लॉसेस चेक कर लेंगे। और हमारा करंट लॉस कितना है? 50,000। हमारे पास लॉस भी 50,000 है। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या कहता है? 2 में से 3 को लेस कर देंगे। स्टेप
2 माइनस स्टेप 3 है कितना आएगा? 0 आ जाएगा। 0 आ गया, लॉस भी उतना और हम दे भी इतना ही सकते हैं। स्टेप 4 क्या कह रहा है? लोअर ऑफ 1 and 4, तो इस साल हम डिविडेंड फिर दे ही नहीं सकते। स्टेप 5 क्या कह रहा है? नो डिविडेंड। अल्टीमेट इस साल भी हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से डिविडेंड दे ही नहीं सकते। फिर आई बात समझ में? ये वाला लिखो और एक क्वेश्चन आप मुझे अभी करके बताओगे। पहले लिखो, करूं ऊपर करना है किसी को? कुछ स्क्रॉल डाउन करना है? कुछ हो गया? सबका हो गया? एक क्वेश्चन और करेंगे जो आप करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है? हाँ, अगर हमारे पास लॉस नहीं होता ना, करंट ईयर का अगर कम होता, लेट्स से 20,000 लॉस होता, तो हमारे पास 30,000 बैलेंस बच जाता, तो हम 30,000 का डिविडेंड देके चल सकते थे। आई बात समझ में? तो एक क्वेश्चन और दे, चलो क्वेश्चन लिखेंगे। पेड अप शेयर कैपिटल है हमारे इस बार 25 लाख। 25 लाख। फ्री रिजर्व है हमारे पास 2.5 लाख। रेट लास्ट 3 का दिया हुआ है, लास्ट 3 डिविडेंड्स इज 3%, 6%, 9%। ठीक है। करंट ईयर लॉस है हमारे पास 20,000 और प्रीवियस लॉसेस भी पड़े हैं हमारे पास 30,000। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड कंपनी कैन पे टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे? तो आप बताएंगे इसका आंसर मुझे। हाँ जी, तो हम ये क्वेश्चन देख रहे थे, इसमें क्या था आइए देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप सब देख लिए हमने अच्छे से स्टेप्स। चलो आओ स्टेप बाय चलते हैं फिर इसमें। तो स्टेप 1 क्या कहता है, आइए देखते हैं। हमारे पास एवरेज रेट क्या आएगा सबसे पहले तो ये बताओ। वो कैसे आया? 3 + 6 + 9 by 3 is equal to 18 by 3 is equal to 6%। 6% आ गया। अब हमें अमाउंट निकालना है स्टेप 1 के अकॉर्डिंग, है कि नहीं? क्या होगा? 6% इनटू में 25 लैक्स, 25 लैक्स होगा। क्या अमाउंट आता है? हाँ, 1,50,000 ये अमाउंट चाहिए हमें। चलो ओके, चलो स्टेप 2 पे। मैक्सिमम हम कितना निकालते हैं वो चेक करना है हमें। तो सबसे पहला 10%, ए में क्या कहता है? 10% इनटू में 25 लाख प्लस पे 2.5 लाख, यानी 2,75,000 आएगा। ये आएगा, ये अमाउंट आएगा। बी में कह रहा है बैलेंस कितना बचना चाहिए? 15% ऑफ 25 लाख, 3,75,000 बचना चाहिए, और हमारे पास तो इतना रिजर्व ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अमाउंट निकाल ही नहीं सकते। तो आगे वाले स्टेप पे जाने की कोई जरूरत है क्या? वैसे पूछ रहा हूं, आइडियली आपको आंसर यहां पे मिल चुका है, आप आगे वाले स्टेप्स पे जाके कर सकते हो। ठीक है, पक्की बात है। अगर अब मैं यही बोलता यहां पे फ्री रिजर्व्स 10 लाख के होते तो बताओ, 10 लाख करें? 10 लाख को लेके चले एक बार। ठीक है, 10 लाख को अगर चेंज करते तो यहां पे 10 हो जाता, तो यहां पे
625 होता, 3,50,000 हो जाता, और यहां पे 25 लाख प्लस सॉरी इंटू 50 लाख, ये इतना ही रहता। ठीक है, बैलेंस 375 बचना चाहिए। ठीक है, और हम निकाल कितना सकते हैं 3,50,000, पर हमें एक्चुअली में चाहिए कितना 1,50,000, तो हम निकालेंगे कितना 1,50,000 निकालेंगे, यानी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 क्या कहता है, लॉसेस चेक करना। लॉसेस कितने हैं हमारे पास 20,000 करंट प्लस 30 के, टोटल 50 के लॉसेस है। स्टेप 4 क्या कहता है 2 माइनस, तो हम कितना अमाउंट निकाल रहे हैं, इन दोनों में से लोअर निकालते हैं। ठीक है, 350, इसमें से 50 लेस भी कर दोगे तो 3 लाख बचेगा। ठीक है, 3 लाख बचेगा, 3,50,000 माइनस 50,000, 3 लाख बचा। ये डिविडेंड अब डिक्लेयर कर सकते हो। अब स्टेप 5 कहता है स्टेप 1 और स्टेप 4 का जो लोअर हो उतना आप डिविडेंड डिक्लेयर कर दो। तो स्टेप 5 के अकॉर्डिंग हम डिक्लेयर कितना करेंगे 1.5। आई होप क्लियर होगा आपको। आई बात समझ में, पक्का? कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? अंजना होने भी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर चले आगे। तो आगे एक बात और पढ़ते हैं अभी हम, इसी से रिलेटेड, ये बात अभी खत्म नहीं हुई है, अब सुनिएगा। क्या कह रहा है, कह रहे कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड फ्रॉम रिजर्व। रिजर्व से हम बात कर रहे हैं, हम दे सकते हैं, ऑब्वियसली दे सकते हैं, पर कौन से रिजर्व? फ्री रिजर्व और अदर रिजर्व, दो रिजर्व होते हैं। ठीक, कह रहा है फ्री रिजर्व की बात करते हैं, ओनली इफ रूल्स आर सेटिस्फाइड। यस, ठीक है, अगर रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं तो फ्री रिजर्व में से हम दे सकते हैं। कौन सा रूल? रूल 3, तभी हम निकाल के उसमें से दे सकते हैं। नहीं तो हमने 2 एग्जांपल देखे, उसमें पहले क्या आया था, नो आया था, नो अमाउंट, तो हम नहीं दे सकते थे। अदर रिजर्व में से जैसे कैपिटल रिजर्व में से आप नहीं देके चलेंगे। ठीक है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली किसमें से? फ्री रिजर्व में से। आई बात समझ में, पक्का? चलें फिर आगे। कह रहा है नो अदर रिजर्व कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, नो प्रॉब्लम। अब लास्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है ये बताओ। कह रहा है कैरी फॉरवर्ड प्रॉफिट्स व्हिच हैव नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। उसको हम यूज कर सकते हैं जो हमने रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया, प्लस P&L का क्रेडिट बैलेंस आता है। P&L का क्रेडिट बैलेंस कौन सी साइड आता है बैलेंस शीट में? एसेट या लायबिलिटी? एसेट साइड होता है, वो हमारा एसेट है, तो उसको हम बिना रूल 3 में अप्लाई किए उसमें से पैसा दे सकते हैं। सच यूटिलाइजेशन वुड नॉट अमाउंट टू विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम रिजर्व। जो अपने रिजर्व में ट्रांसफर ही नहीं किया तो उसका क्या यूटिलाइजेशन हम कहेंगे कि रिजर्व में से हुआ है। आई बात समझ में? इतनी सी बात समझ आई? पक्की बात है? यहां तक किसी को कोई डाउट? ये बात तो आपने बहुत सारी पढ़ ली कि सर डिविडेंड दे रहे हैं 123 में डिक्लेयर कर रहे हैं, 1 में उसके सबसेक्शन 1 में हमने सोर्सेज देख लिए, कौन कौन से प्रॉफिट्स में से देख लिया, सीजी का सोर्सेज देख लिया, एसजी का सोर्सेज देख लिया, या फिर एक्यूमुलेटेड देख लिया। बट सर अभी तक ये समझ नहीं आया कि डिविडेंड होता क्या है। तो डिविडेंड का कौन सा सेक्शन है इसमें हमें डेफिनेशन मिलेगी डिविडेंड की? तो अगली स्लाइड यही कहती है। कह रहा है हम अगली स्लाइड में पहले बात करेंगे इंटरिम डिविडेंड की, जो कि है सेक्शन नंबर 123 सबसेक्शन 3। सर हमने 1 पढ़ा, अब 3 पढ़ रहे। 2 क्या है? 2 इज ट्रांसफर टू रिजर्व। जो हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं वो सबसेक्शन 2 में आता है। आई बात समझ में? तो 3 में हम इंटरिम डिविडेंड पढ़ेंगे। तो एक सेक्शन है 2 सबसेक्शन 35 जो डिविडेंड की डेफिनेशन देता है और उसमें बताता है डिविडेंड आल्सो इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। सर ये इंटरिम क्या होता है? आपको पता है कंपनी हर साल एजीएम में डिक्लेयर करती है डिविडेंड, हमने ये पढ़ा था। 3-4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, उसमें से एक डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड अड्डा में आता है, तो उसमें डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑर्डिनरी बिजनेस है जो हर साल होना ही होना है। बट कंपनी चाहे तो मान लो उसने किसी क्वार्टर में बहुत प्रॉफिट कमाया तो 20 साल में भी डिविडेंड देना चाहती है। अगर जो इन 2 एजीएम, एक साल खत्म हुआ एक एजीएम होती है, उसके नेक्स्ट ईयर खत्म होगा तो अगली एजीएम होगी, तो 2 एजीएम के बीच में अगर कोई डिविडेंड दिया जाएगा तो उसे बोलते हैं हम इंटरिम डिविडेंड। आई बात समझ में? आई बात समझ में? कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आउट ऑफ
द प्रॉफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सच इंटरिम डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर्ड। आई बात समझ में? कह रहा है इन केस ए कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग करंट ईयर, इस साल लॉस लिया है, अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, उस साल के 3 क्वार्टर हो गए और 3 क्वार्टर के अंदर लॉस है, ठीक है, फिर भी इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहे हैं। सच इंटरिम डिविडेंड शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड एट द रेट, अब इंटरिम डिविडेंड देना है तो किस रेट में देना पड़ेगा? अगर उस करंट ईयर में भी लॉस है तो, करंट ईयर के 3 क्वार्टर है, अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है खत्म नहीं हुआ है, 3 क्वार्टर हुए, पर कंपनी बीच में डिक्लेयर करना चाहती है डिविडेंड, यानी इंटरिम डिविडेंड देना चाहती है, तो इंटरिम डिविडेंड किस रेट से देंगे? तो कह रहा था सच इंटरिम डिविडेंड शैल बी नॉट बी डिक्लेयर्ड एट अ रेट हायर देन द एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग द 3 फाइनेंशियल ईयर, यानी इसके लिए भी 3 साल का एवरेज निकाल के चलेंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। अगर चले आगे एक बार देख लेते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की बात कर रहे हैं, तो हमने अभी इसको समझ किया। कह रहा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो पिछली बार डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे तो वो इस साल यूज कर लेंगे। प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर यूज करते हैं, मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी, ठीक है, ये सब ठीक है। अब रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड करता है रिकमेंड डिविडेंड, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड करता है रिकमेंड डिविडेंड, ठीक है। एंड क्या कह रहा है आगे सुनिएगा, डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड पर फाइनलाइज कौन करता है? मेंबर्स, ठीक है, इन एजीएम। मेंबर्स इन एजीएम डिक्लेयर डिविडेंड बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। आई बात समझ में? यहां तक समझ आई? यानी बीआर पास करके हमने बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर किया, बट उसके बाद क्या कह रहे हैं? मेंबर्स का रोल भी आएगा एजीएम में, ठीक है, मेंबर का रोल भी आता है एजीएम में, वो यानी हम सीधा बोल देते हैं बोर्ड करता है रिकमेंड, पास करता है मेंबर। आई बात कि हम बोर्ड ने रिकमेंड किया कि इतना डिविडेंड देना चाहिए, ठीक है, बट सर मेंबर्स तो अपने लिए ही मांग रहे हैं डिविडेंड, तो इसका मतलब क्या है कि अब बोर्ड ने रिकमेंड किया 100 रुपए, तो क्या 120 रुपए डिविडेंड करवा सकते हैं शेयर होल्डर्स मेंबर्स? बोर्ड ने हाईएस्ट परसेंटेज डिक्लेयर कर दिया, रिकमेंड कर दिया, उससे ज्यादा नहीं जा सकता, पर मेंबर चाहे तो उससे कम कर सकते हैं। आई बात समझ में? पक्की बात है? चले फिर आगे, चले फिर आगे, तो एक बार के लिए इतना नोट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, चले।